हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कल प्रीवियस क्लास में कोऑर्डिनेट कंपाउंड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखे थे कि किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन कैसे कैलकुलेट होता है, किस आंसर को किस टेक्निक के साथ करेंगे ताकि जल्दी आंसर आ जाए और किस मेथड को फॉलो करना चाहिए। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कोऑर्डिनेट कंपाउंड का एक और क्वेश्चन सेशन, जिसमें आज कुछ इजी और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन आपसे बने, या ये भी हो सकता है आपने इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व ना किए हो। तो बने रहिए आखिरी तक, सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई द लुईस एसिड इन गिवन कंपाउंड। जो कंपाउंड गिवन है उसमें क्या करना है, आपको लुईस एसिड बताना है। अब आप जानते हैं जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है, उपसहसंयोजी यौगिक बनता है, उसमें दो मेन चीजें होती है। एक क्या होता है, लिगेंड होता है, और दूसरा होता है सेंट्रल मेटल एटम। जी हाँ, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करती है, अपने ऑर्बिटल को एम्प्टी करती है, खाली करती है। किस लिए, ताकि लिगेंड अपने एक्स्ट्रा लोन पेयर उसके ऑर्बिटल में रख सके और क्या फॉर्म हो जाए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो जाए। तो उपसहसंयोजी बंध बनाने के लिए क्या करेगा, जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, तो जो सेंट्रल मेटल एटम है। इट मींस बीच में कौन है, एल्यूमिनियम है। इधर से कौन आ रहा है, ऑक्सलेट C2O4। कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे। तो एक OX इधर से आ जाएगा, एक OX कहां से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, और एक OX कहां से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा। इस टाइप से कितने OX आ रहे हैं, एल्यूमिनियम की तरफ 3 OX आ रहे। तो ये OX है क्या, ये अपने साथ जो चार्ज है, जैसे ऑक्सलेट आप बनाओगे तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चढ़ेंगे, 2 माइनस चार्ज, 2 ऑक्सीजन 2 माइनस चार्ज कैरी करेगा। तो वो माइनस चार्ज एक्स्ट्रा लोन पेयर के जैसे किसकी तरफ आ रहे हैं, इस एल्यूमिनियम की तरफ आ रहे। और एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, उनको एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करा रहा है। मींस लुईस के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो लुईस बेस कहलाता है। इट मींस एक्सेप्ट करने वाला कौन है, एल्यूमिनियम। तो लुईस एसिड कौन हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। जी हाँ, एल्यूमिनियम इज द लुईस एसिड। अब जब इसमें आगे बढ़ोगे आपने बता दिया लुईस अम्ल कौन हो गया, एल्यूमिनियम। बट यहां पर भी एल्यूमिनियम है और यहां पर भी एल्यूमिनियम है। फिर क्या करना पड़ेगा, पहली चीज, एल्यूमिनियम क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया है। एक्सेप्टर इज कॉल्ड एसिड, है ना। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, एसिड। तो डोनेट करने वाला जो है लिगेंड, ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज डोनर। डोनर कहने वाला, डोनर जो डोनेट करता है उसे क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। मतलब लिगेंड हो गया लुईस क्षार, और सेंट्रल मेटल एटम हुई क्या, लुईस एसिड। अब इसमें दो है, एल्यूमिनियम Al3+ है और एक एल्यूमिनियम है। तो आपको बताना है क्या, कि इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड स्पेसिफिक इसी कंपाउंड के लिए पूछ रहा है। तो स्पेसिफिक इसी के लिए पूछ रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम ने कितने ऑर्बिटल्स खाली करे हैं। कैसे पता चलेगा, तो एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन से। तो मैं क्या निकाल लूंगा इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लूंगा, किसकी, एल्यूमिनियम की। चलिए देखते हैं क्या आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 3 है पोटेशियम, पोटेशियम पर एक चार्ज होता है +1, ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम को मान लेते हैं X, है ना, प्लस ऑक्सलेट, ऑक्सलेट आयन पर कितना चार्ज होता है, 2-। कितने ऑक्सलेट आयन है, 3 है, और उस पर चार्ज कितना होता है, 2- का होता है, इक्वल टू कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं तो 0। नाउ प्लस का 3 प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +3।
इट मींस एल्यूमिनियम पर इस कंपाउंड के अंदर कितना चार्ज लगा हुआ है, +3 चार्ज लगा हुआ है। मींस सिंपल सी बात है, कंपाउंड के अंदर अगर ये एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है तो इसने ऑर्बिटल खाली करे है, और वो ऑर्बिटल किसके अकॉर्डिंग सेट हो रहे हैं, एल्यूमिनियम 3+ के अकॉर्डिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम 3+ हो जाएगा। जी हाँ, आसान है और आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं। जो सेंट्रल मेटल एटम होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला एसिड होता है लुईस एसिड, और इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करता है वो लिगेंड होता है, उसको बोलते हैं लुईस बेस। ठीक है, अब यहां पर दो आंसर थे, एल्यूमिनियम यहां पर भी था, एल्यूमिनियम यहां पर भी था, तो क्या किया हमने, कंपाउंड के अकॉर्डिंग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, और ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बताया कि अब इसके पास डिब्बे खाली होंगे और ये सारे लिगेंड को क्या करेगा, सारे लिगेंड से इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा, तभी क्या कहलाएगा, लुईस एसिड कहलाएगा। तो सिंपल सा सॉल्यूशन जो क्वेश्चन का आपके सामने है ना, याद रखिएगा, सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड होती है और लिगेंड क्या होते हैं, लुईस बेस। रीजन आपको बता दिया है, एक एक्सेप्ट करने वाला है और एक डोनेट करने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सॉरी, नॉट स्लाइड, ऊपर करना है। पढ़िए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। What is the value of magnetic moment of central metal ion in KMnO4? KMnO4 में जो सेंट्रल मेटल एटम है, मतलब कौन, Mn, मैग्नीज की बात हो रही है, तो मैग्नीज के लिए क्या बोल रहा है, वो क्या बताना है उसको, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण निकाल कर बताना है। क्या बताना है, चुंबकीय आघूर्ण। क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू अंडर रूट n+2। कितना होता है, n+2। लास्ट क्लास में n+1 लिख गया था, थोड़ा सा आप उसको एडिट कर लेंगे। म्यू इक्वल टू n+2। अब इसमें n क्या होता है, सो n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब वो किसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो है सेंट्रल मेटल एटम के, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के पास आपको कन्फिगरेशन देना है। कौन सा कन्फिगरेशन, जो इस कंपाउंड में बन रहा है वो वाला कन्फिगरेशन, और उसके बाद देखना है कि मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए या बाहर निकाल दिए, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कन्फिगरेशन। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचता है तो उसको यहां रखेंगे और इस फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सो लेट्स सी क्या कहानी बनती है। कंपाउंड है मेरे पास KMnO4। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए, Mn के लिए। सेंट्रल मेटल एटम कौन है इसमें, Mn है ना, तो Mn के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, तो K कितना होता है, +1 होता है, प्लस X मान लीजिए, यहां पर क्या आ जाएगा, +4 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन पर कितना होता है, -2, इक्वल टू, कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं तो 0, x -8, सामने कौन था, +1, इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +7। कितना आ गया, x इक्वल टू +7, मतलब Mn पर कितना चार्ज है, +7 चार्ज है। अब Mn का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना है, Mn का एटॉमिक नंबर, जैसे इसको यहीं पे कर दें, हाँ कर सकते हैं। Mn का एटॉमिक नंबर है 25। चलिए 25 के लिए क्या आ जाएगा, आर्गन आएगा, 18 हो गए, 4s2 आएगा 20, 18 और 20 हो गए, अब कितने बचे हैं, 5 बचे हैं, 3d5। ये कन्फिगरेशन किसका है, Mn का है, बट आपको पता है Mn कंपाउंड में अवेलेबल है, अकेले नहीं है, तो Mn पर कितना चार्ज है, ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग Mn पर 7+ चार्ज है, मतलब मैग्नीज ने क्या किया है, अपने 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए।
अब आप इसके 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही आप इसके 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, 2 यहां से निकलेंगे और 5 यहां से निकलेंगे, मतलब कन्फिग्रेशन, किसका कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं अपन लिख रहे हैं Mn7+ का कन्फिग्रेशन। 2 इलेक्ट्रॉन s से चले गए तो क्या बचा 4s 0, और 5 इलेक्ट्रॉन d से चले गए तो क्या बचा 3d0। और जिसका कन्फिग्रेशन d0 है उसके पास तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, मतलब n इक्वल टू 0, तो क्या होगा म्यू भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर 1 होता तो मैं n इक्वल टू 1 रख के सॉल्व करता, 2 होता तो n इक्वल टू 2 रख के सॉल्व करता, d इक्वल टू 0 आ रहा है। और उसके पहले आप जानते हैं आर्गन के सारे ऑर्बिटल्स फुलफिल होते हैं बिकॉज इनर्ट गैस है, तो कहीं पर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अनपेयर्ड नहीं है इसीलिए ये क्या बन गया है, डायामैग्नेटिक नेचर का बन गया है। अब इसका नेचर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। अब ये रिपल करेगा इलेक्ट्रॉनों को। ओके, सो नेचर क्या हो गया डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा 0। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, उतना ज्यादा टफ नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, उसके अकॉर्डिंग उसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें से आउटर मोस्ट से स्टार्ट करना है ना। अगर 4s सबसे बाहर वाला है तो 4s में से निकालिए, उसके बाद 3d में से निकालना है। अभी तो ओके 7 है, अगर वो 3 बोलता है 2 बोलता है तो आप हो सकता है d में से निकाल दो। नहीं, पहले आउटर मोस्ट, और सबसे बाहर कौन आएगा 4 आएगा, उसके अंदर कौन आएगा 3 आएगा, तो पहले 4 वाले में से निकलेंगे और फिर 3 वाले में से निकलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा क्या है। हाउ मेनी डोनर एटम्स कैन EDTA 4- लिगेंड्स बाइंड थ्रू। मतलब EDTA का इन शॉर्ट, ये बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखी है उसने कि डोनर एटम कितने साइड से वो क्या कर रहा है, उस मेटल एटम से अटैच हो रहा है। इन शॉर्ट आपसे पूछ रहा है वो क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। पर देखिए सीधा सीधा नहीं लिखा उसने कि कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो, वो क्या बोल रहा है कि दाता परमाणु से कितने बंध बना सकता है। मतलब EDTA जो डोनर है, डोनर ग्रुप, ये मेटल से कितने बॉन्ड बना सकता है। बॉन्ड बना सकता है मतलब कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए क्या, इसकी डेंसिटी, जितनी डेंसिटी होगी उतना क्या करेगा बॉन्ड बनाएगा। अब कैसे निकालते हैं डेंसिटी, तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए डेंसिटी के लिए। EDTA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इथिलीन डाई अमीन टेट्रा। ये याद रखिए, टेट्रा एसीटेट आयन क्या होता है, टेट्रा एसीटेट आयन, इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट आयन। अब इथिलीन डाई अमीन है तो उसको ऐसे बना देते हैं NH2, सॉरी H2 नहीं आएगा क्योंकि 4 एसीटेट लगाने हैं आपको, है ना, तो यहाँ नॉर्मल N आ जाएगा, नॉर्मल N, ये दोनों कनेक्ट है, या फिर मैं इसको ऐसे बना दूं, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2, नीचे कौन आ जाएगा CH2, इस तरीके से। यहां पर 2 एसीटेट अटैच कर दीजिए और नीचे 2 एसीटेट अटैच कर दीजिए, क्या हो जाएगा CH2COO, और क्या लग जाएगा 1-, यहां पर भी क्या आ जाएगा CH2COO 1-, यहां पर भी क्या आ जाएगा CH2COO 1-, CH2COO 1-। अब ओवरऑल क्या है कि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड तो बना लिए हैं, बट आप जानते हैं कि नाइट्रोजन पर 5 बिंदियां होती है, तो 3 तो उसने यूज कर ली थी, 2 बची हुई थी तो एक्स्ट्रा लोन पेयर। यहां पर भी 3 बिंदियों से उसने बॉन्ड बना लिए हैं, 2 बची हुई है तो उसके पास क्या है एक्स्ट्रा लोन पेयर। नाइट्रोजन हमेशा मैक्सिमम केसेस में, एकाधिक केस ऐसे आते हैं जहां 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, अदरवाइज हर जगह 3 बॉन्ड बनाता है, तो उस पर एक लोन पेयर एक्स्ट्रा हमेशा बचता है, सेव होता है। सो थिंग इज
कि नाइट्रोजन पर, दोनों नाइट्रोजन पर एक एक लोन पेयर है। आप जानते हैं लोन पेयर मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, मतलब एक डोनर साइड यहां पर है, एक डोनर साइड यहां पर है। ओवरऑल कितनी हो गई? 2। सेकंड, इधर आते हैं एसीटेट पर, देखिए एक माइनस चार्ज यहां है, दूसरा माइनस चार्ज यहां है, तीसरा यहां है और चौथा यहां है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि 4 माइनस चार्ज तो यहां पर है। तो ऑक्सीजन के थ्रू कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 4 डोनर साइड दिख रही है। और नाइट्रोजन के थ्रू, नाइट्रोजन के थ्रू क्या? 2 लोन पेयर है, तो यहां पर भी 2 डोनर साइड है। ओवरऑल कितनी डोनर साइड हो गई है? ओवरऑल 6 डोनर साइड हो गई है। इट मींस ये क्या करेगा? 6 बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम से। इन शॉर्ट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा? 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 होगा। इस तरीके से, है ना। देखिए 4 चार्ज भी है इस पे, 1 2 3 4, इस पूरे को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस हो जाएगा। डन। तो अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो दैट इज ओके, फिर आप बना लोगे, फटाफट से आंसर भी निकाल लोगे, है ना। नाम याद रखिएगा, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। एसीटेट आयन का एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या करना है आपको? हटा देना है, तो वो आयन बन जाता है, माइनस चार्ज लग जाएगा उस पे। 4 है, टेट्रा मतलब 4, टी फॉर टेट्रा, है ना। डन। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, अब क्या चाहिए उसको? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन COH2O CnEn2+। ऑक्सीकरण संख्या तो कल भी देखी थी निकालकर, इसके पहले एक वीडियो बना हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट पर, आप उसको देख सकते हैं। आपको बेसिक से, है ना, हाई लेवल तक के क्वेश्चन करने के लिए क्या मिल जाएगा? डेटा मिल जाएगा, आपको चीजें आने लगेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या यहीं पर निकाल लेते हैं। जिसको फाइंड आउट करना होता है, किसको? कोबाल्ट को बताना है, उसको क्या मान लीजिए? X मान लीजिए। ओके, फिर प्लस कीजिए क्या? H2O कितनी बार है? एक बार है, और H2O पर चार्ज कितना होता है? 0। प्लस Cn कितनी बार है? एक बार है, Cn पर चार्ज कितना होता है? -1। प्लस En कितनी बार है? 2 बार, और En पर चार्ज कितना होता है? 0। इथिलीन डाइअमीन, 2 कार्बन 2 नाइट्रोजन, पर नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं, इसलिए कितना चार्ज? 0 चार्ज। इक्वल टू पूरे कंपाउंड पर कितना चार्ज दिख रहा है? 2+, तो यहाँ क्या आ जाएगा? +2। नाउ सॉल्व करेंगे तो x 0 गया, ये भी 0 गया, -1 इक्वल टू +2। -1 उस तरफ जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 उस तरफ गया तो 2 + 1, x इक्वल टू कितना हो गया? प्लस का 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इसकी? +3 आ गई। करेक्ट आंसर इज +3। बहुत आसान है, ऑक्सीडेशन निकालना तो सीख ही गए होंगे, 3-4 वीडियो हो गए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं सॉल्व अगला क्वेश्चन। लेट्स सी क्या है अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन? क्या पूछ रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्ट पूछा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हर एक बार यहां जो लिखी संख्या होती है वो नहीं होती है, आपको सिखाया गया है, पढ़ाया गया है क्या कि आंख बंद करके आंसर ना करे, देखे वहां पर कि उसकी डेंसिटी कितनी है। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है? उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या, उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कैसे निकलती है? तो वो निकलती है फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड, मतलब लिगेंड की संख्या इनटू उसकी डेंसिटी, दंतुरता, है ना। नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, दंतुरता। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी आपको बताती है कि वो जो लिगेंड है उसके पास कितनी डोनर साइट है।
जिनसे वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बंध बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। सो लेट्स चेक, किसकी बात हो रही है? ऑक्सिलेट की बात हो रही है। कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन। 1 2 3 और ये रहा क्या? 4। ये बना लिया मैंने ऑक्सिलेट, 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं, पहले ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए होता है, दे देते हैं। अब देखो, इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो चुके हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन के भी 1 2 3 4 4 4 हो चुके हैं। मतलब अब कार्बन ये 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस पर 1 माइनस, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरा माइनस। ओवरऑल इस पर कितने हो जाएंगे? 2 माइनस। बाकी ऊपर तो सब कुछ सेटिस्फाइड है, इसको कहीं नीड नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है ना इलेक्ट्रॉन लेना है। ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इन दोनों का इनकंप्लीट था, इसलिए इसको 1 माइनस चार्ज दिया, इसको भी क्या दिया? 1 माइनस चार्ज दिया। मींस ऑक्सिलेट जो होता है वो कितनी डोनर साइड रखता है? एक बॉन्ड यहां से बनेगा और एक बॉन्ड यहां से बनेगा। ओवरऑल कितनी हो जाएगी डेंटिसिटी या डोनर साइड? 2 हो जाएगी। तो डेंटिसिटी कितनी आ गई? 2 आ गई। इनटू नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? नंबर ऑफ लिगेंड देखिए कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो CN कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 3 है। और डेंटिसिटी कितनी है? डेंटिसिटी है 2। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। इट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 6 आया। 3 पर टिक करके आगे मत चले जाना, थोड़ा संभल के, है ना। कुछ ही तो कंपाउंड होते हैं, ग्लाइसिनेटो है, ऑक्सिलेट है, EN है, EDTA है, NTA है। एक दो बार अगर आप चैप्टर में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, इजीली आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है। Identify the correct naming of K2PdCl4 IUPAC nomenclature। जैसे लास्ट लेक्चर में IUPAC nomenclature सीखा था, अब उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। क्या है रूल्स? सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इनके कैलकुलेशन होने के बाद जब आप IUPAC में आते हैं तो IUPAC के लिए रूल्स फॉलो करना होता है। क्या रूल्स फॉलो करना होता है? आप अगर डायरेक्ट बोले कि मैं डायरेक्ट बता दूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए। तो पहले आप IUPAC के सारे रूल्स पढ़िए और रूल्स पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। रूल लगाते हैं पहला, केटायन नेम फर्स्ट। जो केटायन होता है, धनावेशित भाग होता है, उसका नाम पहले लिखा जाता है। धनावेशित भाग कौन है? तो देखो जब आप इसको डिसोशिएट करोगे, 2 टुकड़ों में तोड़ोगे तो ऐसे कुछ मिलेगा। पहला पार्ट होता है क्या? केटायनिक पार्ट, और दूसरा होता है क्या? एनायनिक पार्ट। इसको डिसोशिएट कर दीजिए, बिल्कुल K2 कितना हो जाएगा? प्लस, है ना, या उसको मैं ऐसे लिख दूं 2K प्लस, इस तरीके से हो जाएगा। और जब दूसरा आप डिसोशिएट करोगे इसको तो इस पर क्या आ जाएगा? PdCl4 कितना आ जाएगा? 2 माइनस आ जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। अब क्या करना है इसके बाद? केटायन का नाम पहले लिखना है। और आप जानते हैं कि काउंटर आयन की काउंटिंग नहीं लिखी जाती, कितनी भी बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 2 बार आ जाए, सिर्फ किसको लिखा जाएगा? उसके जनरल नाम को लिखा जाएगा। तो K फॉर पोटेशियम, मतलब पहले पोटेशियम आना चाहिए। अब सब में तो पोटेशियम ही आ रहे, तो ये तो ओके हो गया पोटेशियम। अब चलते हैं किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स के अंदर। किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर किसकी नेमिंग पहले करते हैं? लिगेंड की नेमिंग पहले करते हैं। लिगेंड कौन है? क्लोरीन, हैलोजन। क्या बोलते हैं? हेलो, है ना, हेलो इट मींस
क्लोरीन की जगह क्या लिखा जाएगा, क्लोरो लिखा जाएगा। अगर क्लोरो नहीं मिला ऑप्शन में तो क्लोरिडो देखेंगे। फिलहाल कितनी बार है, 4 बार रिपीट है, तो टेट्रा, यहां पर भी टेट्रा है, यहां पर भी टेट्रा है, सब में टेट्रा है। और उसके बाद क्या है, क्लोरो, या क्लोरो नहीं मिला तो क्लोरिडो, तो क्लोरो ढूंढिए। यहां तो क्लोरीन लिखा है, मतलब ये गलती हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन आपका गया। इसमें भी क्लोरीन लिखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी आपका गया, इसमें क्लोरिडो लिखा है और नीचे वाले में भी क्लोरिडो लिखा है, मतलब अभी भी ये दोनों रेस में हैं, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेट्रा क्लोरिडो लिख दिया, टेट्रा क्लोरिडो लिख दिया। अब लास्ट थिंग बची है क्या, सेंट्रल मेटल एटम, पीडी। आप जानते हैं मेटल एटम का रूल क्या था, मेटल एटम का रूल था कि अगर वो न्यूट्रल कंपाउंड में, मतलब न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर या कॉम्प्लेक्स के अंदर, न्यूट्रल या पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर आती है, मतलब उस पर कोई चार्ज ना हो, या वो कैटायनिक पार्ट हो, मतलब उस पर प्लस चार्ज हो, उन दोनों केस में उसका जनरल नाम लिखा जाता था। बट अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो गया, जैसे यहां हो रहा है, अगर कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम चेंज हो जाता है और लास्ट में क्या लग जाता है, ATE, मतलब पीडी का नाम चेंज हो जाएगा, पैलेडियम नहीं बोला जाएगा, उसको पैलेडियम नहीं बोला जाएगा, इट मींस ये वाला हो जाएगा इनकरेक्ट। बचा लास्ट वन, क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्या बोलेंगे उसको, पैलेडेट बोलेंगे, पैलेडेट, पैलेडेट, ठीक है। और लास्ट वन ऑक्सीडेशन नंबर। सो एक बार ऑक्सीडेशन नंबर ट्राई कर लेते हैं, 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो फटाफट से यहां से कितना मिल जाएगा आपको, प्लस का 2, यहां से क्या मिल जाएगा x, प्लस यहां से कौन मिलेगा 4 इंटू -1 इक्वल टू क्या 0। ये चार्ज मत लगाना आप, है ना, यहां से निकाल रहे अपन, ओके। नाउ x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट भी करेक्ट है। तो ओवरऑल लास्ट वन वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हाउ टू सॉल्व नेक्स्ट। पहले तो क्वेश्चन देखिए क्या है और फिर उसको सॉल्व करते हैं। करेक्ट नेम सेम, IUPAC नॉमेनक्लेचर है ना। चलिए पढ़िए क्या लिखा है, ZnOH4 2-, फिर वही बात फटाफट से Zn। अब देखो इसके सामने और पीछे काउंटर आयन नहीं है, डायरेक्ट बता दिया है आपको। क्या डायरेक्ट बताया है कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव है, मतलब कैसा है, एन आयनिक है। एन आयनिक कंपाउंड है तो याद रखिएगा मेटल का नाम बदल जाता है, लास्ट में क्या लग जाता है, ATE, 8, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। कितनी बार आया लिगेंड, 4 बार, तो टेट्रा पहले होना चाहिए, टेट्रा टेट्रा टेट्रा, पहला ऑप्शन काट दीजिए क्योंकि उसमें जिंक पहले लिखा है, डन। नाउ दूसरा रूल क्या है, अब मेटल की तरफ चलेंगे सीधे, ठीक है। टेट्रा लिख दिया, टेट्रा के बाद OH का नाम क्या होता है, OH का नाम होता है हाइड्रोक्सो, क्या होता है, हाइड्रोक्सो। ये हाइड्रोक्सी भी चला जाएगा, टेट्रा हाइड्रोक्सी भी चला जाएगा, इसको भी हटा दीजिए। हाइड्रोक्सो और हाइड्रोक्सीडो, हाँ ये दोनों नाम चलते हैं, हाइड्रोक्सो और नहीं, दोनों नाम तो नहीं चलेंगे, हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सो, क्या हो रहा है, दोनों नाम एक जैसे है क्या, टेट्रा हाइड्रोक्सो और हाइड्री, क्या लिखा है, हाइड्रोक्सीडो, ऐसे कैसे हो सकता है। और एक है टेट्रा हाइड्रोक्सो, करेक्ट, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो होना चाहिए। हाइड्रोक्सीडो किसका नोमेनक्लेचर है, हाइड्रोक्सीडो। लेट्स सी, थोड़ा सा क्या करे, OH
हाइड्रोक्सो और H होता है हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो। हाँ, तो इसका करेक्ट आ जाएगा कौन सा, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सीडो। ये इसके लिए यूज होगा H के लिए ना, H माइनस के लिए यूज होता है कौन सा, हाइड्रोक्सीडो। तो अभी नॉर्मल क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सो आ जाएगा। और आप जानते हैं क्या नेगेटिव है, नेगेटिव है इसलिए जिंक में क्या लग जाएगा 8, और क्या बन जाएगा, जिंकेट बन जाएगा। अब लास्ट थिंग बची है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। इसको लिख दीजिए X प्लस यहाँ कितना लगा दीजिए 4 OH, OH पर कितना चार्ज होता है, OH पर होता है -1 चार्ज, इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, कौन सा 2, माइनस का 2। नाउ X, इस -4 को उधर जाने दो तो -2 क्या बन जाएगा +4, X इक्वल टू कितना आ जाएगा +2, +2 मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, करेक्ट है, हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो में अभी भी कुछ तो मिस्टेक है, ये नाम भी इसी का होना चाहिए, हाइड्रिडो, हाइड्रिडो होता है ना। सो आई थिंक दोनों इसमें करेक्ट जाएंगे, हाइड्रोक्सो भी और हाइड्रोक्सीडो भी। ये शायद मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि इसका नाम हाइड्रिडो होता है ना, H माइनस का नाम हाइड्रिडो आएगा, हाइड्रिडो आएगा मतलब हाइड्रिडो वहां कहीं पर भी नहीं लिखा है। सो दोनों करेक्ट जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या है और क्या लिखा है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं, वो गलती से मिसप्रिंट दोनों हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला IUPAC, शायद IUPAC है अगला भी, हाँ जी, एक और IUPAC। क्या होगी नेमिंग इसकी, इसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा आपको इस क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए। क्या है कंपाउंड आपके पास, कंपाउंड है कोबाल्ट है, यहाँ ONO, जी हाँ ये केस स्पेशल बन रहा है, ONO है। एम्बिडेंटेंट लिगेंड आपके पास आया है, कैसा लिगेंड आया है, एम्बिडेंटेंट लिगेंड। उसकी नॉमेनक्लेचर क्या होती है, कभी कभी चेंज हो जाती है, जैसे आपने NO2 पढ़ा होगा ना, ये क्या है NO2 ही लिखा है, NO2 को क्या बोलते हैं, NO2 का नाम होता है नाइट्रिटो, क्या होता है नाम, नाइट्रिटो होता है। बट अगर इसमें बॉन्डिंग N के साथ हो रही हो तो उसको N नाइट्रिटो बोलते हैं, और बॉन्डिंग O के साथ होती है तो उसे O नाइट्रिटो बोलते हैं। ऐसा आपको पढ़ाया गया है, सिखाया गया है। नाउ आगे बढ़ते हैं, कौन है अगला, अमीन है। एक से ज्यादा लिगेंड आए हैं, पहली बात। दूसरा क्या कि एक एम्बिडेंटेंट भी है तो उसको भी संभालना पड़ेगा। चलिए फटाफट से, वो खुद ही केटायनिक है तो फिर काउंटर आयन तो दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट नेमिंग करेंगे। अमीन कितनी बार आया है, 5 बार, और नाइट्रिटो 1 बार। अब एक है नाइट्रिटो और एक है क्या अमीन, बताइए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, अमीन आएगा। तो नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होगा किसके नाम के साथ, अमीन के। कितनी बार आया है, 5 बार, तो क्या हो जाएगा पेंटा, और फिर कौन, पेंटा अमीन, क्या हो जाएगा पेंटा अमीन। नेक्स्ट क्या, इसकी बारी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओ, क्यों, क्योंकि यहां पर O सामने है, O सामने होता है मतलब जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है वो ऑक्सीजन ने बनाया है, ऑक्सीजन ने बनाया है, इसलिए उसको क्या बोलोगे O नाइट्रिटो, क्या बोलेंगे O नाइट्रिटो। डन। अब किसकी बारी है, मेटल एटम की बारी है। आप जानते हैं कैसे, कॉम्प्लेक्स के अंदर है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर उसका नाम चेंज नहीं होता, तो क्या आ जाएगा कोबाल्ट आ जाएगा। अब लास्ट क्या बचा है इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप जानते हैं क्या कि इस वाले केस में, NH3 वाले केस में कोई चार्ज नहीं होता। NO2 पर कितना चार्ज होता है, NO2 एक ऑक्सीजन को
2 बॉन्ड मिल चुके हैं और क्या हो रहा है, सेकंड एक ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, तो NO2 पर ओवरऑल -1 चार्ज होता है। जब इसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे आप तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए, कोबाल्ट के लिए। लेट कोबाल्ट को मान लीजिए X प्लस कितनी बार है, एक बार है, NO2 कितना चार्ज, -1 चार्ज, प्लस अमोनिया 5 बार, सॉरी अमीन 5 बार है पर उस पर चार्ज कितना है 0, इक्वल टू होल चार्ज कितना है प्लस का 2। नाउ x -1 इक्वल टू, ये तो हो गया 0, कितना है +2, -1 उधर गया तो क्या हो जाएगा +2 + 1 इक्वल टू कितना +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई कितनी, +3। उसको यहां रोमन नंबर में 3 लिख दीजिए। ये रहा IUPAC नेम। फटाफट से देखते हैं IUPAC नेम को। पेंटा अमीन ओ नाइट्रिटो कोबाल्ट, पेंटा अमीन ओ वाला एक ही है, यहां पर देखिए। सो ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, नाइट्रिटो को पहले लिख सकते हैं, ओ को पीछे कर सकते हैं, बिल्कुल नाइट्रिटो को यहां लिख सकते हैं और ओ को यहां लिखा जा सकता है। जनरली उसको पीछे लिखते हैं नाइट्रिटो और बाद में डेज लगा के ओ लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि वो दिखा रहा है कि ये ऑक्सीजन किससे अटैच हो रहा है, कोबाल्ट से अटैच हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख देंगे तो भी सही ही होगा, इनफैक्ट ज्यादा सही होगा। नाइट्रिटो किससे जुड़ा हुआ है, कोबाल्ट से, इस तरीके से जैसे यहां लिखा हुआ है देखिए। अगर यहां NO2 होता तो फिर उसके नीचे वाला करेक्ट होता। डन क्या, जी हाँ, आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और करते हैं उसको सॉल्व। अगला क्वेश्चन, चलिए फाइनली IUPAC क्वेश्चन खत्म हुए। नेक्स्ट, यौगिक Fe4 FeCN6 की समन्वय इकाई में लोहे मतलब आयरन की बात हो रही है कि प्राथमिक संयोजकता क्या है। उफ, क्या पूछा जा रहा है, प्राइमरी वैलेंसी पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट थोड़ा लॉजिकल है। आपको पता होना चाहिए प्राइमरी वैलेंसी क्या है। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए एक थ्योरी दी है, किसने, वार्नर ने। क्या बताया है वार्नर ने कि वैलेंसी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, किसके इक्विवेलेंट होती है, तो प्राइमरी वैलेंसी इज इक्विवेलेंट टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वही उसकी क्या होती है, प्राथमिक संयोजकता होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी इट मींस उस मेटल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर। वार्नर की थ्योरी के अकॉर्डिंग प्राइमरी वैलेंसी, किसकी बात हो रही है, प्राइमरी वैलेंसी की क्या होती है, ये ऑक्सीडेशन नंबर होती है या ऑक्सीडेशन स्टेट। और सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी द्वितीयक संयोजकता कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। आपको इतना पता है तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर तो निकालते आता ही है, बहुत आसान होता है। चलिए ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, किसके लिए, आयरन के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कॉम्प्लेक्स क्या है। कॉम्प्लेक्स है Fe4 FeCN6 और इसके बाहर कितना है 3, मतलब आयरन 4 बार है और कॉम्प्लेक्स कितनी बार है, 3 बार है। 4 और 3 का पेयर बनाना है, मतलब ओवरऑल जब आप चार्ज को बैलेंस करोगे तो क्या कहानी आएगी कि Fe के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 3+ का चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा 4- का चार्ज। इस चीज को समझते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 आयरन ने किसको बैलेंस किया है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, और कॉम्प्लेक्स कितने हैं 3। सो 3 चार्ज किसको बैलेंस करेंगे, आयरन को। अब आपको पता है फर्स्ट केटायन लिखा जाता है तो आयरन पर प्लस,
और वैसे भी डी ब्लॉक की मेटल है तो प्लस चार्ज ही चढ़ेगा। कितना, तो इसके इक्विवेलेंट तो उस पर 3 चार्ज प्लस के चढ़ गए। कितने आयरन थे, 4 आयरन थे, और डिसोशिएट कर रहे ना, अलग कर रहे, तो आयरन अलग हो गया। अब ये जो दूसरा बचा हुआ है कौन है, FeCN6, कितनी बार है, 3 बार है, तो आप उसको यहां लिख सकते हैं 3, इस तरीके से 3 FeCN6 कितना चार्ज, 4 माइनस चार्ज है, और 4 Fe थे जिस पर कितना चार्ज आ जाएगा, 3 प्लस। ओवरऑल आप चार्ज काउंट कर लो, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, यहां पर भी कैलकुलेट कर लीजिए, 4 तिया 12। ओवरऑल आपका कंपाउंड कैसा दिखाई देगा, न्यूट्रल। देखिए न्यूट्रल ही है, यहां पर कोई चार्ज नहीं लगा है। इट मींस जो चार्ज आपने कैलकुलेट किया है दैट इज ओके या करेक्ट। नेक्स्ट, अभी आंसर तो नहीं आया, वो पूछ रहा है क्या, प्राइमरी वैलेंसी, एंड प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। अब क्या करेंगे, इस कंपाउंड को उठाएंगे और क्या निकालेंगे इससे, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये 3 बार है तो आप 3 बार लिख के टाइम वेस्ट नहीं करोगे, 3 बार लिखोगे तो आयरन भी 3 आ जाएगा, हर एक चीज में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो एक के साथ होगा वही तो और के साथ भी होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है वो, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयरन इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। समन्वय इकाई जो है जिसको बोला जाता है समन्वय इकाई, वो क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट होता है, सिर्फ इसकी बात कर रहा है वो, इसके अंदर की बात हो रही है। तो अपन कितना लेंगे, जस्ट इतना पार्ट लेंगे, 3 टाइम्स करके कोई मीनिंग नहीं निकलने वाली। तो क्या बन गया मेरे पास कंपाउंड, मेरे पास कंपाउंड बन गया FeCN6 4 माइनस। नाउ कैलकुलेट कर लीजिए, आयरन को X मान लीजिए, प्लस कितनी बार है साइनाइड, 6 बार, कितना चार्ज, -1 इक्वल टू माइनस का 4, होल चार्ज कितना था, 4 माइनस, तो माइनस का 4, X माइनस 6 इक्वल टू -4, X इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4, और -6 उधर गया तो +6, ओवरऑल कितना आ गया, प्लस का 2, कितना आ गया ओवरऑल, प्लस का 2। नाउ +2 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है ट्रिकी या किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है क्वेश्चन। CFT वाला क्वेश्चन है, T2G की एंट्री हो रही है। पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डज नॉट बिलोंग टू T2G ऑर्बिटल्स। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन हो गया। आप जानते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या, d ऑर्बिटल जब स्प्लिट होता है, d ऑर्बिटल मतलब कितने डिब्बे होते हैं उसमें, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो स्प्लिटिंग होने पर 3 ऑर्बिटल्स या डिब्बे अलग हो जाते हैं और 2 ऑर्बिटल्स या डिब्बे अलग हो जाते हैं। जो 3 डिब्बे बनते हैं, जो 3 डिब्बे बनते हैं, 3 डिब्बों को कहा जाता है क्या, T2G, और जो 2 डिब्बे बनते हैं इनको कहा जाता है क्या, EG। 2 नोमेनक्लेचर होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स को क्या कहा जाता है, T2G, और 2 ऑर्बिटल्स को क्या कहा जाता है, EG। इसमें से ये क्या होते हैं, डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या बोला जाता है इनको, डीजेनरेटिव, संभ्रंश कक्षक बोला जाता है। संभ्रंश कक्षक क्या होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल, ऐसे कक्षक जिनकी एनर्जी कैसी होती है, सेम। तो ये क्या होता है, dxy, ये क्या होता है, dyz, और ये क्या होता है, dzx। इन तीनों की एनर्जी कैसी होती है, सेम। ये तीनों क्या होते हैं, T2G के पार्ट होते हैं। और EG के हिस्से में कौन आता है, dx² y² और dz²। ये दो किसके हिस्से में आते हैं, EG। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है T2G का पार्ट कौन नहीं है, तो T2G का पार्ट कौन नहीं है, dz² नहीं है। dz² किसका पार्ट है, EG का है। इन दोनों की एनर्जी सेम होती है और इन तीनों की एनर्जी भी सेम होती है।
इसलिए इनको समभ्रंश कक्षक बोलते हैं, डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स। बेसिक क्वेश्चन था। 5 ऑर्बिटल 2 हिस्सों में टूटता है, एक होता है T2G और दूसरा होता है EG। EG मतलब 2 ऑर्बिटल्स, T2G मतलब 3 ऑर्बिटल्स। कौन से 3? तो XY YZ और ZX, और बचे हुए 2 किस में आएंगे? EG में। सिंपल सा था, बेसिक क्वेश्चन था, पर अगर आपको बेसिक आता तो आप इजीली उसका आंसर कर देते। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लिगेंड्स की बढ़ती क्षेत्र शक्ति के सही क्रम को पहचाने। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब जो एक ऑर्डर लिखते हैं अपन, है ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगा आपको, जिसमें क्या लिखा जाता है? लिगेंड्स की स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा जाता है, जिससे आप कंपेयर करके पता लगाते हो कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन वीक फील्ड लिगेंड है। उसी का कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है। बट आपके पास कितने दिए हैं लिगेंड? सिर्फ 4 है, 4 को कंपेयर करना है। तो आप जानते हैं साइनाइड तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो साइनाइड तो सभी में लास्ट में है। अब उसके बाद किसका नंबर आता है? अमोनिया, है ना, कार्बोनिल, कार्बोनिल के बाद फिर कौन आएंगे? अमोनिया आएंगे। मींस अगर आप इन शॉर्ट याद रखना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, क्या कि कार्बन वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद नाइट्रोजन, जिसमें किसकी लिंक होती है? नाइट्रोजन की लिंक होती है, वो थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होता है। लिंक मतलब यहां देखिए साइनाइड में कौन जुड़ रहा है? कार्बन जुड़ रहा है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बन वाला लिगेंड। अगर कार्बन किसी मेटल एटम से जुड़ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। उसके बाद नाइट्रोजन थोड़ा सा कार्बन के कंपैरिजन में क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। और फिर इसके बाद आता है नंबर किसका? ऑक्सीजन का, और फिर आता है कौन? हैलोजन का। तो ये ऑर्डर है, ऑक्सीजन और हैलोजन वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आ जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन और कार्बन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये शॉर्ट है जो आपकी उस पूरी सीरीज का क्या निकलता है? एक, जिसको बोल दे अपन सारांश, समरी है, कि आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन वाले स्ट्रॉन्ग और लास्ट में ऑक्सीजन और हैलोजन वाले कैसे हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं देखना। तो इसमें क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और फिर सल्फर, ओके है। बट आप जानते हैं क्या? NCS NH3, NH3 स्ट्रॉन्ग होता है, उसके पहले ही नंबर आ जाता है किसका? NCS का। मतलब ये गड़बड़ है, NCS को आप यहां पहुंचा दीजिए और NH3 को यहां पहुंचा दीजिए। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल है। देखिए साइनाइड, NH3, NCS और फिर HCN, है ना, बिल्कुल आसान है। इसको बोलेंगे क्या? आइसोथियोसाइनाइड और थियोसाइनाइड, दोनों को लिखा गया है। ओवरऑल N वाला बाद में आए, HCN कहाँ है? पीछे आए। C वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इसमें दुविधा में है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो फिर उस सीरीज को 2-3 बार लिख कर देखिए और थोड़ा सा याद कीजिए। याद करना पड़ेगा आपको, अगर याद है तो फिर इतना टाइम लगेगा नहीं, फटाफट से ऑर्डर आप कर जाओगे। ठीक है, तो सीरीज याद कीजिए, आपसे ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। What will be the electronic configuration of D5 in term of T2G and EG? D5 किसी एलिमेंट का या मेटल का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, उसको किस में बताना है आपको? D5 को कैसे ऑर्बिटल में भर के बताना है? T2G और EG में बताना है। कैसा है कंपाउंड? ऑक्टाहेड्रल फील्ड है। चलिए ऑक्टाहेड्रल है तो फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, है ना। टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर में ज्यादा सोचना पड़ता है। ऑक्टाहेड्रल तो सिंपल है, आपको पता है क्या कि 2 ऑर्बिटल ऊपर होंगे जिसको बोलते हैं EG और 3 ऑर्बिटल नीचे होंगे जिसको बोलते हैं T2G।
क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मतलब उसमें आगे कंडीशन दी है। क्या कंडीशन है? व्हेन डेल ओ इज लेस देन पी। क्या समझाया गया था आपको, क्या सिखाया गया था कि इलेक्ट्रॉन वही करेगा जिसमें उसको एनर्जी कम लगेगी। इलेक्ट्रॉन पहले क्या करेगा? जिसमें उसको एनर्जी कम लग रही है। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या बोल रही है कि डेल ओ इज लेस देन पी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो पेयरिंग एनर्जी है वो कैसी हो रही है? ज्यादा, जबकि जो गैप है, डेल मतलब कौन? गैप। ये गैप कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। जिसकी तरफ नोक होती है वो छोटा होता है, तो गैप कम है और पेयर करने के लिए एनर्जी ज्यादा लग रही है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जो एनर्जी कम होगी उसकी तरफ मूव करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले क्या करेगा? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैप कम है तो फटाफट ऊपर चला जाएगा। पेयरिंग एनर्जी कम होती तो पहले क्या कर लेता? पेयरिंग कर लेता। ठीक है, इतना ही लिखा है। नाउ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयरिंग। डन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें हम? ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं साइड में करता हूं, शायद गलत जगह लिख दिया मैंने, यहां लिखना चाहिए। क्या कंडीशन है? डेल ओ इज लेस देन पी, मतलब पेयरिंग एनर्जी कैसी हो गई? ज्यादा हो गई। और गैप कैसा हो गया है? कम हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा? जो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी तरफ मूव करेगा, ईजी ऑर्बिटल्स की तरफ जाएगा। अब ऑक्टाहेड्रल के लिए, मतलब अष्टफलकीय वाले केस में, यहां लिखा होगा कहीं पर, देखिए अष्टफलकीय का केस है। ऑक्टाहेड्रल केस में क्या कहानी होती है कि जो डी ऑर्बिटल होता है किस तरीके से स्प्लिट होता है, तो उसमें 2 ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाते हैं और 3 ऑर्बिटल्स बैरी सेंटर से नीचे आ जाते हैं। इस तरीके से ओवरऑल कितना कॉन्फ़िगरेशन है? D5। D5 कॉन्फ़िगरेशन है तो 1 2 3 4 5। अब ये स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है तो क्या बोल रहा है वो? गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर जाएगा। गैप कम है, गैप एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। भरिए। 3 तो भरना नीचे से स्टार्ट करना है ना, ऊपर से स्टार्ट नहीं करते, भरना नीचे से स्टार्ट करते। सो 1 2 3, 3 तो इजीली भर दिए मैंने। D3 भर चुका हूं। अब D4 और D5 की बारी है। अगर पेयरिंग एनर्जी कम होती तो D4 यहां आ जाता, D5 यहां, पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाला काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? ऊपर, और यहां हो जाएगा 4 और यहां हो जाएगा 5। क्लियर क्या? बिल्कुल। अब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा थी, गैप एनर्जी कम थी, तो इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया? शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन कहां? ऊपर की तरफ। कहां चला गया? ऊपर की तरफ। नीचे वाले 3 ऑर्बिटल कहलाते हैं T2G, ऊपर वाला ऑर्बिटल कहलाता है EG। तो वहां देखकर कॉन्फ़िगरेशन आराम से बताया जा सकता है। T2G के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। और EG के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन आ गया कौन? T2G के पास 3 और EG के पास 2। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। C इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। आसान है, बस थोड़ा सा इस कंडीशन को याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है, जो उसको कम, जहां जिस काम को करने के लिए कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने में ज्यादा एनर्जी लग रही तो पेयरिंग नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। डन। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। लेट्स सी क्या है अगले क्वेश्चन में। ये भी वैसे ही है कुछ। Identify the correct relation between del O and del T, where del O denotes crystal field splitting in octahedral और del T क्या होगा? टेट्राहेड्रल के गैप को शो करेगा। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप। del O और del T के बीच क्या बताना है? करेक्ट रिलेशन बताना है, सही संबंध बताना है। अब होता क्या है कि दोनों एनर्जी गैप है। जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं जिसमें से 3 होते हैं
एक फैमिली के जिसको बोला जाता है क्या, T2G, और दो होते हैं दूसरी फैमिली के जिनको कहा जाता है क्या, EG। ये दो फैमिली हो गई डिवाइड, मतलब d ऑर्बिटल दो हिस्सों में टूट गया। अब क्या होता है कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में दोनों केस में ये जो गैप होता है ये डिफरेंट डिफरेंट आता है, तो डेल दोनों का अलग अलग होता है। जो करेक्ट रिलेशन है दोनों के गैप एनर्जी में वो कितना है, T डेल T इक्वल टू 4/9 डेल O। क्या, डेल T इक्वल टू 4/9 डेल O। इसका मतलब डेल T कैसा हो जाएगा, 9 इधर आएगा तो डेल T कैसा हो जाएगा, डेल T इज स्मॉलर देन डेल O, क्योंकि डेल O के पास 4 है और डेल T के पास क्या है, 9 है, तो डेल T क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और डेल O क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर डेल T छोटा होता है और डेल O बड़ा होता है तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। ध्यान से समझिएगा, ये एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। दोनों के गैप में एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इस रिलेशन पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन। तो एक्चुअल में ये रिलेशन है। अब यहाँ आपको पता चलेगा कि 4 डेल O किसके बराबर हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूं बार बार, 4 डेल O किसके बराबर हो जाएगा, 9 डेल T के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 9 डेल T के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 डेल O में 4 ही है, जबकि डेल T में कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। तो छोटा कौन होगा, डेल T, क्योंकि डेल T के सामने बड़ा नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी। इक्वल मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, तो डेल T छोटा और डेल O क्या हो जाएगा, बड़ा। क्यों, क्योंकि उसके पास छोटा नंबर है, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू कम होगी। ठीक है, रेशियो से भी बता सकते हैं आप, अदरवाइज आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, आप इजीली बता दोगे। डन। तो ये था करेक्ट रिलेशन बिटवीन देम। ओके, नाउ आज कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, है ना। कुछ नई चीजें डेफिनेटली आपको सीखने को मिली होगी, है ना। तो क्या करना है, आपको चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ना है बेसिक से, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट ओके हो जाए, आपसे चीजें बनने लगेगी। फिर एक लास्ट चीज जो होती है जिसकी नीड है, दैट वन इज कॉल्ड प्रैक्टिस। जितने ज्यादा, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन लगाओगे, उतने आपसे क्वेश्चन बनते जाएंगे, है ना। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं या इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो प्रैक्टिस जरूरी होती है। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अगले किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एक बार सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखिए। अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, आप सीख गए। थैंक यू so much for watching. Keep supporting.